राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर उनके बयान के लिए मानहानि का अपराधी करार दिया गया है, लेकिन राहुल गांधी लगातार खुद को राजनीति के विक्टिम की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको देंगे सारे जवाब कि क्या राहुल वाकई विक्टिम है या फिर ऐसी घटिया बयानबाजी उनकी आदत है। आखिर क्या था पूरा मामला। 2019 के आम चुनावों से पहले राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में भाषण दिया, जहां उन्होंने मोदी समुदाय का अपमान किया, जो पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी श्रेणी में आता है। इस बयान के खिलाफ मोदी समुदाय के एक व्यक्ति ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को एक मामले में सूरत की अदालत ने दोषी ठहराया और 2 साल की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने राहुल गांधी को माफी मांगने और मामले को शांत करने का विकल्प दिया, लेकिन राहुल गांधी ने इनकार कर दिया। क्या राहुल गांधी को अयोग्य ठहराने में बीजेपी का हाथ था? जवाब है नहीं, क्योंकि ये सब सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले का परिणाम है, जिसके तहत सर्वोच्च अदालत ने सजा मिलने के बाद मौजूदा सांसदों और विधायकों को कुछ महीने की इम्यूनिटी देते थे। पुराने प्रावधानों में सजा मिलने के बाद सांसदों और विधायकों को अपील और खुद को सही साबित करने के लिए 3 महीने का वक्त मिलता था। इसीलिए 2013 के बाद से कोई भी सांसद या विधायक अपराधी करार दिए जाने के बाद खुद ही पद के अयोग्य हो जाता है, और इस मामले में किसी को भी विशेषाधिकार नहीं दिया गया है, न अध्यक्ष को, न भाजपा को और न ही प्रधानमंत्री को। इस बारे में एक इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्पष्ट किया कि किस तरह कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। बहुत बड़ी भ्रांति फैलाने का प्रयास कांग्रेसी नेता कर रहे हैं। को सजा होती है उसी क्षण से आपकी सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए। इस सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, 2013 का है, जब राहुल जी की माता जी के नेतृत्व में यूपीए चलता था। हम तो दूर दूर तक नहीं थे। अब ये जजमेंट आने के बाद हम तो आज भी सुधारना नहीं चाहते जजमेंट को, मगर कांग्रेस सरकार सुधारना चाहती थी क्योंकि वो लालू जी को बचाना चाहती थी। एक ऑर्डिनेंस लेके आए मनमोहन सिंह जी, और इसको नॉनसेंस कर श्रीमान राहुल गांधी ने पूरे देश के सामने अपने ही सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया। अब उनके फाड़ने के बाद किसकी मजाल थी कांग्रेस सरकार में, इस ऑर्डिनेंस को कानून में बदले, विड्रॉ कर लिया गया जी। आज अगर वो कानून होता तो वो शायद बच जाते। अब नजर डालते हैं सूरत की अदालत के फैसले पर। अदालत ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी को इस बयान में पीड़ित पाया और राहुल गांधी की दलील को खारिज किया। अदालत ने कहा कि राहुल ने कहीं भी बयान देने और उससे जुड़े तथ्यों से इनकार नहीं किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी ने मोदी समुदाय को अपमानित किया। अदालत ने आगे कहा कि क्योंकि राहुल गांधी एक सांसद थे और वो जनता के सामने जो बोलते हैं उसे गंभीरता से लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को सतर्क रहने की सलाह दी थी। फिर भी ऐसा नहीं लगता कि इससे आरोपी के आचरण में कोई फर्क पड़ा है। ये राहुल गांधी द्वारा पहली बार किया गया अपराध नहीं था, इसलिए सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए उन्हें 2 साल की सजा दी गई, जिससे स्वतः ही अयोग्यता कानून लागू हो गया। मानहानि के मामले में पीड़ित पूर्णेश मोदी ने कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग क्यों की और रोक क्यों हटाई गई? मामले की क्रोनोलॉजी से ये साफ है कि पूर्णेश मोदी ने मामले में रोक लगाने के लिए नहीं कहा था। राहुल गांधी की लीगल टीम ने मामले में देरी करने और टालने का हर संभव प्रयास किया और इसीलिए फैसला आने में 4 साल लगे। मामले को साबित करने की पूरी जिम्मेदारी पूर्णेश मोदी पर थी और इसके लिए पूर्णेश मोदी को उच्च न्यायालय ने वक्त भी दिया। पूरी टाइमलाइन देखें तो साफ है, राहुल गांधी के पास भी सारे कानूनी मौके थे और पूर्णेश मोदी को अपनी बात साबित करने के लिए हर चरण पर लड़ाई लड़नी पड़ी, जिसमें वो जीतते गए। क्या सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा कोई अध्यादेश प्रस्तावित किया गया था जो किसी सांसद
या विधायक को अयोग्य करार दिए जाने से रोक सकता था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2013 में अयोग्यता के प्रावधानों को निर्धारित करने के फैसले के बाद यूपीए सरकार 2013 में ही फैसले के खिलाफ एक अध्यादेश लाई, जिसमें सजा के बाद 3 महीने तक बचने का रास्ता जोड़ा गया था। अध्यादेश को कांग्रेस कोर ग्रुप, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल और यहां तक कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था। 27 सितंबर 2013 को राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस क्लब में एक आश्चर्यजनक और नाटकीय अंदाज में अध्यादेश को पूरी तरह से बकवास करार दिया और कहा कि इसे फाड़ दिया जाना चाहिए और इसे बाहर फेंको। इस पूरे प्रकरण का लाइव प्रसारण हुआ, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार के लिए शर्मिंदगी का सबब बना। क्या ये पहली बार था जब राहुल गांधी ने गैर जिम्मेदाराना ढंग से बात की थी? उत्तर भारतीयों और दक्षिण भारतीयों की तुलना करते हुए कहना कि दक्षिण भारतीय अधिक प्रबुद्ध है। गुजरात विरोधी अभियान, पड़ोसी राज्यों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना, जम्मू कश्मीर में बाहरी बयानबाजी, उनकी गुजरात के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी और चाय वाला व्यंग्य कभी खत्म नहीं हुआ। एक सामूहिक बलात्कार पर बयान जिसकी पुष्टि ही नहीं हुई। क्या राहुल गांधी इस कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले पहले थे? राहुल गांधी अयोग्य ठहराए जाने वाले न तो पहले सदस्य हैं और न ही अयोग्य घोषित किए जाने वाले एकमात्र सदस्य। ये है उन सभी निर्वाचित राजनेताओं की लिस्ट जिन्हें उनकी सजा के बाद संसद या राज्य विधानसभाओं से अयोग्य घोषित किया गया है। और ये श्रीमान पहले नहीं है, अब तक राजनीति में उनसे ज्यादा बड़े पद पर रहे हुए और उनसे भी ज्यादा अनुभव रखने वाले ढेर सारे नेता इसी प्रावधान के तहत अपनी सदस्यता गंवा चुके हैं। क्या राहुल गांधी को अदालत ने कानूनी रोका था? मामला कई सालों से चल रहा है। राहुल गांधी और उनकी कानूनी टीम के पास भारत के संविधान द्वारा दिए गए सभी विकल्प खुले थे। मुकदमे के दौरान राहुल गांधी के कानूनी सलाहकार ने भी कभी कोई मुद्दा नहीं उठाया। उन्हें न केवल भारत के संविधान के तहत प्रदान किए गए सभी रास्तों से संपर्क करने के लिए सभी विकल्प दिए गए, बल्कि उन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा पर काम भी किया। इस मामले में देश के किसी कानूनी प्राधिकरण के पास कोई अपील नहीं की गई, जबकि ऐसा करने के लिए पर्याप्त समय भी था। राहुल गांधी का कहना है कि वो कभी माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अलग अलग अदालतों ने राहुल गांधी को समय समय पर अपमानजनक टिप्पणी और एक सांसद होने के नाते सार्वजनिक शालीनता मानकों का उल्लंघन करने के लिए फटकार लगाई है और राहुल गांधी ने माफी भी मांगी है। 2014 में आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या का झूठा आरोप लगाना। शुरुआत में राहुल गांधी ने अपने बयान को वापस लेने से इनकार किया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की फटकार, मुकदमे का सामना करने का डर से उन्होंने अपना रुख बदल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को दोषी नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि गांधी के हत्यारे आरएसएस से जुड़े थे। उनका ये खंडन सच्चाई से कोसों दूर था। राफेल मामले में कई बार झूठ बोलने के लिए सार्वजनिक माफी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांस में बनी राफेल लड़ाकू जेट विमानों के एग्रीमेंट की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली सभी याचिकाओं को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि ये सरकार के निर्णय पर संदेह की कोई वजह नहीं है। कोर्ट का वक्त खराब करने और मामले को गलत तरह से पेश करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की। बचने का कोई रास्ता नहीं बचा होने के कारण राहुल गांधी ने अंततः बिना शर्त माफी मांगी और कहा कि राजनीतिक प्रचार के दौरान ये भूल हुई। अब ये भी देख लेते हैं कि बतौर सांसद राहुल गांधी का काम कैसा है। एक सांसद के रूप में राहुल गांधी का प्रदर्शन एक शब्द में अभिव्यक्त किया जा सकता है और वो है निराशाजनक। क्या कांग्रेस पार्टी पहले भी बीजेपी या आरएसएस नेताओं के खिलाफ टिप्पणी नहीं करती रही है? कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं द्वारा भाजपा आरएसएस नेताओं को जाति और वर्ग की टिप्पणियों के साथ गाली देने और बाद में माफी मांगने का एक लंबा इतिहास रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपत्नी शब्द का प्रयोग किया। पवन खेड़ा, पीएम के माता पिता का अपमान। पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री को दामोदर दास की जगह नरेंद्र गौतम दास मोदी बुलाया। जयराम रमेश, प्रियंका गांधी और मणिशंकर अय्यर का प्रधानमंत्री को नीच आदमी कहना। 2014 में अय्यर ने पीएम मोदी को चाय वाला कहा। वाजपेयी को
नालायक कहा। कांग्रेस और राहुल गांधी खुद को कितना भी विक्टिम दिखाने की कोशिश कर लें, लेकिन हकीकत ये है कि अब सच्चाई सबके सामने है और राहुल गांधी अपना ही बोया हुआ काट रहे हैं।